रात के ठीक 9 बजे जिले के सबसे बड़े सरकारी सभागार में नई आईएएस अधिकारी आर्या सिंह के सम्मान में भव्य समारोह चल रहा था। पूरे शहर के अधिकारी, व्यापारी और पत्रकार उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित थे। मंच पर बैठी आर्या के चेहरे पर सफलता की चमक थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं 7 साल पुराना दर्द आज भी जिंदा था। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में फटे हुए कपड़े पहने राघव अपनी बूढ़ी माँ की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा था। कभी वह इसी शहर का सबसे होनहार युवक माना जाता था, लेकिन किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया था। 7 साल पहले उसकी पत्नी आर्या ने तलाक लेकर हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। लोगों ने कहा था कि गरीब पति उसकी ऊंची उड़ान में बोझ बन सकता था। उस दिन के बाद राघव ने किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप मजदूरी करके अपनी बीमार माँ की सेवा करता रहा। शहर में हर तरफ नई आईएएस अधिकारी के स्वागत के पोस्टर लगे थे, लेकिन राघव ने एक भी पोस्टर की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसे क्या पता था कि जिस अधिकारी के स्वागत में पूरा शहर खड़ा है, वह उसकी बीती हुई जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। उधर समारोह में पत्रकारों ने आर्या से पूछा, मैडम, आपने अपनी सफलता का श्रेय किसे दिया? आर्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस इंसान ने मुझे हारना नहीं सिखाया, उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, मगर किसी को नहीं पता था कि वह इंसान कौन है। अगले ही दिन आर्या ने सबसे पहला आदेश जारी किया कि शहर के पुराने रिकॉर्ड और 7 साल पहले बंद हुए एक निर्माण घोटाले की फाइल दोबारा खोली जाए। अधिकारियों को यह आदेश बेहद अजीब लगा, क्योंकि उस केस का अब किसी से कोई संबंध नहीं माना जाता था। उसी घोटाले की वजह से कभी राघव की नौकरी गई थी, और उसी घटना के बाद उसके घर की खुशियां भी टूट गई थी। शाम को जब राघव मजदूरी से लौट रहा था, तभी सरकारी गाड़ियों का काफिला उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुक गया। मोहल्ले के लोग घबराकर बाहर निकल आए। सबकी निगाहें उस सफेद गाड़ी पर टिक गई, जिसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। गाड़ी से उतरी महिला अधिकारी को देखते ही राघव के हाथ से दवा का पैकेट नीचे गिर गया। 7 साल बाद पहली बार उसकी नजर अपनी पूर्व पत्नी आर्या से मिली। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि देश की इतनी बड़ी अधिकारी एक गरीब मजदूर की झोपड़ी पर क्यों आई है। तभी आर्या ने सबके सामने एक ऐसा वाक्य कहा, जिसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई।
आर्या ने सबके सामने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राघव, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, क्योंकि 7 साल पहले जो हुआ था वह सच नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। यह सुनते ही पूरे मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जिन लोगों ने कभी राघव को ताने दिए थे, वे अब हैरानी से आर्या का चेहरा देखने लगे। राघव के चेहरे पर दर्द, गुस्सा और उलझन एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब क्या बचा है बात करने के लिए, मैडम? जिस दिन आपने अदालत में मुझे छोड़ने का फैसला सुनाया था, उसी दिन सब खत्म हो गया था। आर्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर सब खत्म हो गया होता तो मैं 7 साल बाद इस झोपड़ी तक कभी नहीं आती। राघव की बूढ़ी माँ बाहर आई। उन्होंने आर्या को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अगर आज भी मेरे बेटे के लिए दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत होती तो वह तुम्हारा नाम तक नहीं लेता। उसने आज तक किसी से तुम्हारी बुराई नहीं की। यह सुनकर आर्या का सिर शर्म से झुक गया। उसने माँ के पैर छुए और बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी, बेवफा नहीं। राघव ने पहली बार गुस्से में पूछा, अगर मजबूर थी तो 7 साल तक एक बार भी लौटकर क्यों नहीं आई? आर्या ने अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें कुछ दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और एक पेन ड्राइव थी। उसने कहा, यही वे सबूत जिनके लिए मैं 7 साल लड़ती रही। जिस निर्माण घोटाले में तुम्हें फंसाया गया था, उसके पीछे सिर्फ पैसे की लालच नहीं थी। उस खेल में बहुत बड़े लोग शामिल थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें झूठे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। यह सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस तलाक को उसने विश्वासघात समझा, उसके पीछे शायद कोई और ही कहानी थी। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं तलाक इसलिए लिया ताकि दुश्मनों का ध्यान मुझ पर रहे और तुम जिंदा रह सको। उसी दिन मैंने फैसला किया था कि पहले आईएएस बनूंगी, फिर उसी ताकत से तुम्हारा नाम साफ करूंगी। मोहल्ले के लोग अब पूरी तरह शांत थे। जिन लोगों ने कभी राघव का मजाक उड़ाया था, उनकी नजरें झुक चुकी थी। तभी आर्या का फोन बजा। दूसरी तरफ से एक अधिकारी घबराई हुई आवाज में बोला, मैडम, जिस पुराने केस की फाइल आपने खुलवाई थी, उसका मुख्य आरोपी शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। आर्या ने तुरंत आदेश दिया, किसी भी कीमत पर उसे निकलने मत देना। मैं खुद पहुंच रही हूँ। जाने से पहले उसने राघव की ओर देखा और बोली, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन, और उसके बाद तुम्हारे माथे से 7 साल पुराना कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। राघव कुछ कह पाता उससे पहले सरकारी गाड़ियों का
काफिला तेजी से वहां से निकल गया, लेकिन उसी रात शहर के अंधेरे में कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो चुके थे जिन्हें डर था कि अगर आर्या सच तक पहुंच गई तो कई बड़े चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। उन्होंने खतरनाक फैसला लिया। रात के अंधेरे में जैसे ही आर्या की सरकारी गाड़ी सुनसान पुल के पास पहुंची, अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। ड्राइवर ने सूझबूझ से गाड़ी मोड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में 4 नकाबपोश लोग दूसरी गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आर्या ने बिना घबराए वायरलेस पर कंट्रोल रूम को सूचना दी और कहा, इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि कानून पर हमला कर रहे हैं। करीब 20 मिनट की मुठभेड़ के बाद 2 हमलावर पकड़े गए, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे प्रशासन को हिला दिया। यही वही उद्योगपति विक्रम सेठ था, जिसने 7 साल पहले करोड़ों रुपए के निर्माण घोटाले का मास्टर प्लान बनाया था। उसी ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके राघव को झूठे केस में फंसाया था और आर्या को धमकी देकर तलाक लेने पर मजबूर किया था। सुबह होते ही आर्या ने विशेष जांच दल की बैठक बुलाई। उसने मेज पर पुरानी फाइल रखते हुए कहा, आज किसी गरीब मजदूर की नहीं, न्याय की इज्जत दांव पर लगी है। अगर यह केस नहीं खुला तो कानून पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। सभी अधिकारी पहली बार उनकी आंखों में सिर्फ एक आईएएस नहीं बल्कि अपने पति के लिए 7 साल से लड़ रही एक स्त्री का दर्द देख रहे थे। उधर राघव अपनी झोपड़ी में पूरी रात सो नहीं पाया। 7 साल की हर याद उसके सामने घूम रही थी। उसे वह दिन याद आया जब अदालत में आर्या के बिना उसकी तरफ देखे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसे लगा था कि आर्या ने सफलता के लिए उसे छोड़ दिया, लेकिन अब सच बिल्कुल अलग निकल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मां से कहा, अगर आर्या सच कह रही है तो मैंने उसे बहुत गलत समझा। इसी बीच एक पुलिस जीप उसके घर पहुंची। इंस्पेक्टर ने सम्मान से कहा, राघव जी, मैडम ने आपको कलेक्ट्रेट बुलाया है। आपकी मौजूदगी इस केस में बहुत जरूरी है। मोहल्ले वाले जो कभी उसे अपशब्द कहते थे, आज पहली बार उसे सम्मान से देख रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही आर्या ने सबके सामने राघव को एक पुरानी डायरी दी। वह डायरी उसकी अपनी थी। उसमें 7 साल पहले की हर तारीख दर्ज थी, हर धमकी, हर आंसू और हर मजबूरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मैं कानून की कुर्सी पर बैठूंगी, उसी दिन राघव का सम्मान वापस दिलाऊंगी।
अगर वह तब भी मेरा साथ स्वीकार ना करे तो मैं भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। डायरी पढ़ते पढ़ते राघव की आंखें भर आई। वह कुछ बोल पाता उससे पहले कोर्ट से एक खबर आई। अदालत ने घोटाले की दोबारा सुनवाई स्वीकार कर ली थी और मुख्य आरोपी विक्रम सेठ को पेश होने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन विक्रम सिंह अदालत पहुंचने वाला इंसान नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि अगर उसका राज खुला तो सबसे पहले राघव को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। राघव के अपहरण की खबर मिलते ही पूरे कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। आर्या कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रही, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि न्याय की आग दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत जिले की सभी सीमाएं सील करने का आदेश दिया। पुलिस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें एक साथ सक्रिय हो गई। आर्या ने साफ शब्दों में कहा, यह अब सिर्फ एक अपहरण का मामला नहीं है, यह उस सच को दबाने की आखिरी कोशिश है जो 7 साल से कैद है। उधर विक्रम सेठ के फार्मा हाउस में राघव को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। विक्रम उसके सामने खड़ा होकर हंसते हुए बोला, अगर उस दिन तू चुपचाप जेल चला जाता तो आज यह नौबत नहीं आती। तेरी बीवी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पुराने जख्म फिर से खोल दिए। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच को जितना दबाओगे वह उतनी ही ताकत से बाहर आएगा। यह सुनकर विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी समय पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि राघव को शहर से बाहर पुराने फार्म हाउस में रखा गया है। आर्या ने किसी अधिकारी को आगे नहीं किया। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और खुद ऑपरेशन का नेतृत्व करने निकल पड़ी। उनके साथ पूरी पुलिस टीम थी। रात के अंधेरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हर कदम पर खतरा छिपा हुआ था। फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन अंदर से गोलियां चलने लगी। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। कुछ ही देर में अपराधी भागने लगे। विक्रम ने राघव के सिर पर पिस्तौल रखकर चिल्लाया, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे गोली मार दूंगा। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। आर्या बिना डरे आगे बढ़ी। उन्होंने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, एक बेगुनाह से नहीं। अगर हिम्मत है तो मुझे बंधक बना लो, लेकिन राघव को छोड़ दो। विक्रम कुछ पल के लिए उलझ गया। उसी क्षण एसटीएफ ने एक जवान ने पीछे से उसे दबोच लिया। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। पुलिस ने तुरंत राघव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राघव घायल था, लेकिन सुरक्षित था। उसे देखकर आर्या की आंखों से वर्षों बाद खुलेआम आंसू बह निकले।
राघव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया कि तुमने 7 साल पहले मेरा साथ छोड़ा नहीं था, मेरी जान बचाई थी। यह सुनकर वहां मौजूद कई पुलिस कर्मियों की आंखें भी नम हो गई। अगले दिन अदालत में विक्रम सेठ के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब अदालत में 7 साल पुराने रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, गवाहों के बयान और उसकी अपनी रिकॉर्ड हुई बातचीत सामने आई तो उसका चेहरा उतर गया। जज ने कहा, अब अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले अदालत के बाहर एक ऐसी महिला पहुंची जिसे देखकर आर्या और राघव दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि वही महिला 7 साल पहले उनके तलाक की सबसे बड़ी वजह बनी थी। अदालत के बाहर जैसे ही वह महिला पहुंची, आर्या और राघव दोनों की सांसें थम गई। वह कोई और नहीं बल्कि आर्या की मौसी कमला देवी थी, जिन्होंने 7 साल पहले झूठ बोलकर दोनों के रिश्ते में जहर घोल दिया था। उम्र के इस पड़ाव पर उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थी। उन्होंने जज से हाथ जोड़कर कहा, माननीय न्यायालय, आज मैं अपने पाप का बोझ उतारने आई हूँ। अगर आज भी सच नहीं बोला तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने कांपती आवाज में बताया कि विक्रम सेठ ने उन्हें पैसों और इलाज का लालच देकर राघव के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करवाए थे। उन्होंने ही आर्या को यह विश्वास दिलाया था कि यदि वह राघव से रिश्ता नहीं तोड़ेगी तो राघव की हत्या कर दी जाएगी। डर और मजबूरी में आर्या ने तलाक का फैसला लिया, लेकिन उसी दिन उसने प्रण किया कि एक दिन कानून की ताकत से राघव को निर्दोष साबित करेगी। कमला देवी की गवाही, पुराने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और विक्रम सेठ की रिकॉर्ड की गई बातचीत ने सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर दिया। अदालत ने विक्रम सेठ और उसके साथियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि राघव पूरी तरह निर्दोष है और उसके सम्मान को झूठी साजिश के कारण ठेस पहुंचाई गई थी। यह फैसला सुनते ही अदालत तालियों की आवाज से गूंज उठी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। बाहर निकलते ही पत्रकारों ने आर्या से पूछा, मैडम, आपने 7 साल तक यह दर्द अकेले कैसे सहा? आर्या ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते कागज पर टूट जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं टूटते। मुझे विश्वास था कि एक दिन सच जरूर जीतेगा। राघव ने सबके सामने कहा, मैंने 7 साल तक आर्या को गलत समझा। आज समझ आया कि उसने मुझे छोड़ने का नहीं
मुझे बचाने का फैसला लिया था। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक नया सरकारी विद्यालय बनकर तैयार हुआ। उसके उद्घाटन के लिए आर्या और राघव दोनों मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। मंच से आर्या ने घोषणा की कि विद्यालय का नाम सत्य और विश्वास विद्यालय रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राघव ने धीरे से कहा, आर्या, क्या हम बीते हुए दर्द को यहीं छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आर्या की आंखें भर आई। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ राघव की ओर बढ़ा लिया। राघव ने वह हाथ थाम लिया। वर्षों बाद दोनों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई। पास खड़े राघव की मां ने आसमान की ओर देखा और देखकर कहा, भगवान देर करता है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देता। उस दिन पूरे शहर में सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की जीत नहीं देखी, बल्कि विश्वास, प्रेम, त्याग और न्याय की सबसे बड़ी जीत देखी। यही कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।